हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। जो भी स्टूडेंट्स म्यूट हैं, जो भी स्टूडेंट्स का वीडियो ऑन है, बस एक रिक्वेस्ट है बेटा, अपना वीडियो ऑन रख दें और खुद को म्यूट कर दें एवरीबॉडी। गुड इवनिंग मैम। रिक्वेस्ट है। मैम गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग एवरीबॉडी। मैम। मैम क्लैट यूजी के स्टूडेंट इसको हाँ अटेंड जी कर बेटा, सकते जरूर अटेंड करो। क्लैट वाले, क्लैट यूजी, क्लैट पीजी, ड्रॉपर्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, एवरीबॉडी। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बेटा वीडियो ऑन करो। वीडियो ऑन नहीं करोगे तो टीम आउट कर देगी, बिकॉज इट इज एन ओपन सेशन। इसलिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि सबको अपना वीडियो ऑन करना पड़ेगा। डोंट वरी, कोई नहीं देख रहा है आप सबको, डोंट वरी, बट एक बार वीडियो ऑन रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है? At least for time being, we want all the students to switch on their videos and mute yourself. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बैच के स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे बैच के अपार्ट भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सब लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हो, एंड कंसर्न होना बनता भी है, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ सिचुएशन जहां पे जॉब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है ना। एम्प्लॉयमेंट का वादा सब करते हैं, बट एम्प्लॉयमेंट बेटा तभी मिलेगा व्हेन यू आर वर्थ। जब हम इतनी कैपेबिलिटीज एक्वायर कर ले, जब इतने ज्यादा ग्रो कर ले, या सबसे हट के थोड़ा टैलेंट होल्ड करें, तभी पॉसिबल है कि हैं। अच्छी जॉब सिलेक्ट कर पाएंगे। सबसे बड़ी चीज दैट आज का जो सेशन है, उस सेशन को लेके हम कुछ चीजें हैं जो आपको बताएंगे, दैट इज कौन कौन से चीजें हैं जो आप आने वाले फ्यूचर में अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। आपको कोई भी मोस्ट रीजनेबल डाउट होगा बेटा, प्लीज चैट में टाइप करना, और एक बार मेरी साइड से सेशन ओवर हो जाएगा, देन वी मे ज्वाइन 1-to-1 ऑल्सो इसी जूम सेशन में, ठीक है? फिर हो सकता है कि आपका ऑडियो भी आपको अलाउ कर दिया जाएगा। पहले अच्छे से सोचो समझो, हर चीज को फिगर आउट करो, ठीक है? एंड जाहिर सी बात है कि आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तब भी एक अलग चीज होगा ही होगा। नहीं, इसका वाईटी पे कोई जरूरी नहीं है मनीष कि इसका वाईटी पर आपको मिलेगा ही मिलेगा रिकॉर्डिंग। चलो लेट्स बिगिन। करियर क्यों इंपॉर्टेंट है? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, करियर इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले ये समझो कि अगर आप कोई चीज करने जा रहे हो तो क्यों करने जा रहे हो। इज इट रिक्वायर्ड और इज इट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी? इफ आई एम अर्निंग और यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू अर्न, व्हाई डू यू वांट टू अर्न? जाहिर सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, आलस देखो हर ह्यूमन बींग में है, कोई भी काम नहीं करना चाहता, ठीक है? लेकिन अगर काम के एवज में अच्छा पैसा मिले, अच्छा नाम हो जाए, एक अच्छी आइडेंटिटी मिल जाए, तो हर कोई काम करना चाहेगा। सबसे बड़ा रीजन काम करने के पीछे की जिम्मेदारियां हैं। किसी की जिम्मेदारी है जो बेसिक जिम्मेदारी हो सकती है, किसी की कुछ हालात की वजह से ऐसी जिम्मेदारी कि उसको बहुत कम उम्र में भी काम करना पड़ सकता है, किसी की जरूरतें हैं और किसी के शौक है। ये कुछ मेजर गोल्स या मेजर रीजंस मुझे लगते हैं एक करियर के बारे में चिंता करने के। ये कुछ 4-5 कारण हो सकते हैं कि इस विषय के ऊपर हमें चर्चा करनी जरूरी बनती है। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एलएलबी से पास आउट होने के बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ये हम देखेंगे। एंड दिस द हार्श रियलिटी ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, कि ये लोग बेटा जनरली आपको कभी करियर के बारे में बताएंगे नहीं। लॉ यूनिवर्सिटीज में जनरली आपको एक ही चीज बताई जाती है कि या तो हमारी कॉलेज से प्लेस हो जाएंगे आप, या फिर आप मैक्सिमम जो कोई चीज कर सकते हैं वो है कि लिटिगेशन में जा सकते हैं। और यही दो चीजें आप देखते हैं अपने लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम आपको सजेस्ट भी करेंगे, और मैं पर्सनल लेवल पे चाहती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जब आप कॉलेज के दौरान ही है कुछ कुछ छोटी छोटी स्किल्स बेटा अभी से डेवलप करनी शुरू कर दो। क्योंकि वो लॉ के साथ जब कुछ अलग सब्जेक्ट्स में मिलती है, तो यू विल रियलाइज दैट दे आर मोर देन लाइक योर एलएलबी डिग्री। एलएलबी डिग्री के साथ इट इज अ चेरी ऑन अ केक, अगर वो कुछ स्किल्स आप समय रहते एक्वायर कर लो तो ये तो एक बेसिक चर्चा हो गई कि हमारा करियर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या क्या करियर में आप एलएलबी के दौरान या एलएलबी के बाद कर सकते हो? अगर मैं एलएलबी के समय की बात करूं, और अभी जो हम 12-13 जितनी भी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, इसमें से कोई भी अच्छी लगती है, तो व्हाइल यू आर इन योर एलएलबी, अभी से उन चीजों पर वर्क ऑन करना शुरू कर दो। सबसे मेजर चीज जो सभी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम मैं कहूं तो मोर देन 50-60%, 50-60% अगर एलएलबी स्टूडेंट्स कहीं जाते हैं तो वो है एडवोकेसी। एडवोकेसी कुछ लोग शौक की वजह से जा सकते हैं, कुछ लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि शायद एक वही ऑप्शन है उनके सामने, या तो उन ऑप्शंस के बारे में उनको किसी ने बताया नहीं, या उनको ये लगता है दैट वी आर नॉट मेड फॉर अदर ऑप्शंस, या ये ऑप्शन शायद शायद हमें जिंदगी में समझ नहीं आएगा। और बहुत ज्यादा सोच समझ के, या क्या ना, कोई गाइड नहीं करने वाला होता है, या अपना दिमाग को यूज ना करके विदाउट एनी फिल्टर एडवोकेसी में चल देते हैं, ये सोच के
कि काला कोट पहनने के बाद शायद हमें कोर्ट में पैसा मिल ही जाएगा। ये कड़वा सत्य है एडवोकेसी का बेटा। 5 से 10 साल जब तक आप एक्चुअली अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आपको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हम नहीं कह सकते कि एडवोकेसी में मिलता है। बट देयर आर 2 पॉइंट्स टू गो इन एडवोकेसी। वेदर यू रियली वांट टू गो इन एडवोकेसी क्योंकि आप वही चीज परस्यू करना चाहते हो, और यू आर ओके विद 5 to 10 years ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि 5 से 10 साल अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो बाद में बहुत अच्छा लॉयर बनेंगे विद अ ग्रेट नेम एंड अ ग्रेट फेम। और यू आर अ पर्सन कि नहीं, जाते ही हमें कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम मांगता है क्योंकि हमारी पीछे जिम्मेदारियां हैं, या आप हम उस सिचुएशन में है कि हमें चाहिए। तो दे आर 2 मेजर रीजंस। मेरी जिम्मेदारी है कि इन चीजों को साथ साथ, इन चीजों को डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बेटा स्कोप कितना है और कितने समय में हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यू आर नॉट अ ट्री, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग हमेशा ग्रो करता है और निरंतर आगे भी चलता रहे। ग्रो तो पेड़ भी करता है, लेकिन आगे भी तो चलना है ना, एक जगह स्टैग्नेंट रुकना नहीं है। तो फर्स्ट इज एडवोकेसी। एडवोकेसी के लिए आपके कॉलेज वाले भी आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर देते हैं। वो प्रिपेयर करते हैं आपको ओनली एंड ओनली विद रिस्पेक्ट टू मेजर बेरेक्ट्स। बट व्हाट अबाउट द अदर बेरेक्ट्स, जिन मामलों में एक्चुअली आपको प्रिपेयर करना चाहिए था, दे मेजरली प्रिपेयर यू विद द सिविल लॉज एंड विद द क्रिमिनल लॉज। और अगर इस फील्ड में एक्चुअली एडवोकेसी में जाके देखोगे बेटा, गजब का सैचुरेशन हो रखा है। रीजन बीइंग कि हर कोई क्रिमिनल लॉ, हर कोई सिविल लॉ बन रहा है। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट लॉज हो सकते हैं, आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, रेवेन्यू के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, आईपीसी के डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कोई मेजर या माइनर में कहूं तो क्रिमिनल लॉ का कोई डिस्प्यूट आ सकता है। बट उसके अलावा ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिनको साइड कर दिया जाता है व्हाइल यू आर डूइंग योर एलएलबी। फॉर एग्जांपल आईपीआरस, आईटी एक्ट, साइबर लॉज, उसमें आपके आईपीआरस में ट्रेड लॉज आ चुके हैं, बैंकिंग लॉज, टैक्स लॉज, रेवेन्यू लॉज, लोकल लॉज, इन पे कॉलेज में ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड स्लोली एंड स्टडीली यू विल रियलाइज कि प्लेसमेंट्स की जब बात आती है तो इन लॉज ज्यादा जरूरत है। आईपीआर में बहुत 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 स्कोप चल रहा है आजकल, लेकिन आईपीआर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए स्टूडेंट जनरली उसमें जाते नहीं है। तो एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे देयर विल बी मेनी सब्जेक्ट्स जो कि आपको कॉलेज के दौरान प्रिपेयर करवाएंगे, एंड देयर विल बी मेनी सब्जेक्ट व्हिच विल बी टोटली इग्नोर्ड, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि उन सब्जेक्ट में भी एडवोकेसी बहुत अच्छी होती है। तो मेक श्योर while you are doing your LLB और आफ्टर LLB आप सारे ही सब्जेक्ट्स को इक्वली अच्छे से पढ़ें। जितना आप फोकस के साथ कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, बीएसए एंड बीएनएस पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ते हैं, एसआरए पढ़ते हैं, उतने ही अच्छे से साइबर लॉ जरूर पढ़ें, उतने ही अच्छे से आईपीआर जरूर पढ़ें। बिकॉज रिमेंबर दिस थिंग, इन अनदर 5 years आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बूम। अभी से ही शुरू हो गया बेटा। कंपनी से लोग ले ऑफ होने लगे, क्यों? क्योंकि एआई आ चुका है। कंपनीज डोंट नीड वर्कमैन, उनको चाहिए ही नहीं, अभी मैन फोर्स चाहिए ही नहीं उनको, उनको सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए। तो जब हमको लोग नहीं चाहिए, जब हमको लेबर नहीं चाहिए, तो जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी से होने वाले ऑफेंसेस ज्यादा होने वाले हैं। सो फॉर दैट रीजन मेक श्योर कि इन लॉज पे आप अच्छी खासी जानकारी साथ साथ में प्रिपेयर करना शुरू कर दें। दूसरी जो सबसे फेमस और सेकंड मोस्ट फेवरेट जो स्टूडेंट का है, दैट इज जुडिशरी। अब जुडिशरी के पीछे सबसे बड़ा रीजन स्टूडेंट्स का ये है कि जिस तरीके से आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी, कुछ हमारे फील्ड में भी एक ऐसी पोस्ट है जो अधिकारी लेवल की है, जिसमें हमें पावर मिलता है। पैसा कोई भी काम करने से मिल जाएगा, हो सकता है कुछ ऐसे काम भी हैं जिसमें आपको जुडिशरी से ज्यादा पैसा मिल जाएगा, डेफिनेटली हम उसकी भी बात करेंगे कि वाई स्टूडेंट जो इतने ब्राइट होने के बाद भी जुडिशरी में नहीं जाते, कुछ और सेगमेंट में जाते, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा है। बट जुडिशरी इज द फील्ड जहां आपको एक अच्छा पैसा भी मिल रहा है, आपकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन अपना फ्यूचर सिक्योर समझती है, और साथ ही साथ एक ऐसी पोजीशन है, आज की जितनी भी हम पोजीशंस या जितने भी करियर ऑप्शंस डिस्कस करने वाले, उसमें से एक लौता जुडिशरी एक ऐसा पोजीशन है जिसमें पावर है। दो ही चीजों के पीछे आज आप पूरी दुनिया जहान को भागते हुए देखोगे, या तो पावर है या पैसा है। जिसके पास पैसा है वो पावर, पैसे से पावर खरीद लेगा, और जिसके पास पावर है उसके पास पैसा भी किसी न किसी तरीके से आ ही जाएगा। बट दिस इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और इस फील्ड में अब पिछले 5 सालों में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस फील्ड में जा रहे हैं, और इस फील्ड में ज्यादा बच्चों का आना, या मैं कहूँ इसके लिए कंपटीशन बढ़ने के पीछे मेजर रीजन है हम ऑनलाइन एजुकेशन वाले। क्योंकि घर बैठे अभी सारे स्टूडेंट्स में मैक्सिमम जिनको देख पा रही हूँ वो घर पे बैठे हैं, दे आर एबल टू अफोर्ड दिस एजुकेशन। लागत कम लगती है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, बच्चों के लिए इजी होता है अपने कंफर्ट जोन में बैठ के उन सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना, पढ़ना, या अपना नॉलेज गेन करना हर सब्जेक्ट पे। जुडिशरी बहुत अच्छा है,
बट ध्यान रहे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं, बट देयर आर मेनी स्टेट्स जिनके लिए स्टूडेंट्स टारगेट नहीं करते हैं। उसके भी खुद के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे वहां पे लोकल लॉज आते हैं, वहां पे जीके आता है, हिंदी इंग्लिश आता है, जिसके लिए हम खुद को सोचते हैं कि हम तैयार नहीं है। लेकिन मान लो आपके स्टेट में आ गया तो आप खुद उसके लिए खुद को दूसरे ही दिन तैयार समझेंगे और तैयारी आपको करनी भी पड़ेगी। तो जुडिशरी एक बेहतरीन ऑप्शन है। जुडिशरी में जाने से पहले आप खुद के कुछ फीचर्स नोट डाउन करें। एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आपने ये देखना है कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये पोस्ट डिसाइड नहीं करती, आप खुद डिसाइड करेंगे। जी हाँ, क्योंकि हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन बेसिक चाहिए जो आपको अंतर मन में ही पता चल जाएगा कि मुझे ये चीज आती है कि नहीं आती है। कोई भी फील्ड में बेटा इसलिए नहीं जाना है क्योंकि सब जा रहे हैं, इसलिए जाना है नो डाउट। एक जॉब चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मेक श्योर कि आपका इंटरेस्ट भी हो। कई बार मैंने बहुत सारे अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स को देखा है, जब एक जॉब आती है अच्छा पैकेज लेके तो उसको ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स वो जनरली छोड़ देते हैं उस जॉब को। पॉइंट है कि उनका डिग्रेडिंग या डाउनफॉल इन द इंटरेस्ट। वो हर चीज में आपको देखेगा, मानव प्रकृति है कि एक ही चीज कर करके व्यक्ति बोर हो जाता है। तो अपने लिए प्रोफेशन ऐसा चूज करें जिससे कि आपको कभी भी इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा या उसमें आपको हमेशा से इंटरेस्ट है। तो जुडिशरी इज समथिंग कि आप फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर सकते हैं। फाइनल ईयर में जब आप आते हैं मैक्सिमम स्टेट जुडिशरीज के लिए अपियर हो सकते हैं, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर कंप्लीट करते ही जुडिशरी क्रैक कर लेते हैं। रीजन बीइंग कि 5 इयर्स का उनका जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका एक रूटीन है, उनका एक स्टूडेंट माइंडसेट है। So if you're planning for judiciary, first year से start कर सकते हैं, and the most appropriate time for 3 year student to prepare for judiciary is the second year. Second year से लग जाओ, and for 5 year students is the third year. Third year में आप फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स सेमेस्टर से बहुत अच्छे से जुडिशरी की तैयारी करना, डेडिकेटेडली तैयारी करना शुरू कर दो। एंड इवन इफ आप फर्स्ट ईयर से भी लग चुके तो नो प्रॉब्लम, अपने बढ़िया से नोट्स बना सकते हो। एंड जुडिशरी क्रैक करने के लिए अगर आपने कॉलेज के दौरान बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं इस चीज को इनकार नहीं करूंगी कि बच्चे सेल्फ से भी जुडिशरी क्रैक करते हैं। अगर आपको डायरेक्शन पता है, अगर आपको स्ट्रैटेजी पता है, अगर आपको वो ब्रेकिंग पॉइंट पता है, तो आप आराम से जुडिशरी क्रैक कर सकते हो। इवन एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी क्रैक करने का एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी, और वो भी उसके साथ एक ही चीज को अपना दोस्त बनाना, दैट इज योर बैरेक्ट। बैरेक्ट जितना अच्छे से पढ़ोगे, मतलब सोर्स आपकी टेबल पर ही होता है, बट फिर भी हम हर जगह सोर्स ढूंढते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि आलसी है हम लोग, हमको कोई चाहिए उंगली करके बात बात पे किक देने वाला, दैट यू हैव टू स्टडी, वो फियर डालने वाला, एग्जाम के 2 महीने पढ़ने की आदत हो चुकी है ना एलएलबी के दौरान, बट वो जुडिशरी में नहीं चलता। एवरी रैंकर, एवरी फर्स्ट रैंकर हो या लास्ट रैंकर हो, उसने पूरा 1-1.5 साल कंसिस्टेंटली पढ़ा है। कंसिस्टेंटली पढ़ने का ये मतलब नहीं रोज 8 घंटे पढ़ो, नहीं, जीवन में सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आओ। भले किसी दिन हो सकता है कि आपको 2 घंटे ही पढ़ने का मन हो, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बैटरी पूरी डाउन है, महीने में 3-4 दिन हमको पढ़ना ही नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। इवन वी एज टीचर्स फील दैट इट्स एब्सोल्युटली ओके। किसी भी वर्क लाइफ में हो गया, किसी भी पढ़ाई भी कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली फील लाइक कि आज मैं थोड़ा सा इस चीज को रेस्ट दे देता हूँ। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कीप गिविंग रेस्ट टू योरसेल्फ। तो ये हमने बात की सेकंड, दैट इज जुडिशरी। थर्ड चलेंगे हम, एंड थर्ड इज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स। अब मैं बोलूंगी ये समवॉट एफर्ट्स के मामले में जुडिशरी जैसा सिमिलर है, बिकॉज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर जिसे हम एपीओ बोलते हैं, एपीपी बोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये डिस्ट्रिक्ट के लिए जा रहे हैं आप या हाई कोर्ट के लिए जा रहे हैं या मैजिस्ट्रेट्स के कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको सिंपल शब्दों में हम अभी हाल फिलहाल के लिए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स बोलेंगे, जिसे हम सरकारी वकील कहते हैं, है ना। वकील भी अगर आप किसी को कहेंगे कि सर हमारा बच्चा वकील है, वो सबसे पहले ये पूछे सरकारी वकील है क्या। सरकारी वकील भी तो ऐसे थोड़ी ना बना जाता, उसमें भी खूब सारा कंपटीशन है, कुछ अपॉइंटेड होते हैं, कुछ का एग्जाम होता है। तो हर स्टेट में आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जाम होता है। ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी दे यूजुअली गो फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, रीजन बीइंग कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। कुछ एडिशनल चीजें प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में हमेशा एडिशनल होती है अपार्ट फ्रॉम योर जुडिशरी, बिकॉज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पास बेटा बहुत सारे डिफरेंट एक्ट्स हो सकते हैं, डिफरेंट मुद्दे हो सकते हैं, जिनके लिए उनको डिफरेंट एक्ट्स का नॉलेज होना जरूरी है। सो फॉर दैट रीजन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर थोड़े आपके जुडिशरी से एफर्ट ज्यादा मांगेगा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े से ज्यादा। सो दिस इज ऑल्सो गुड जॉब, जिसको मैं कहूंगी कि आप हमेशा जुडिशरी के साथ ही टारगेट करें। एटलीस्ट जिस स्टेट जुडिशरी की आप तैयारी करें, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं, उसके प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए आप जरूर बैठे, जरूर इनके पीवाईक्यूज देखें, इनका काम करने का तरीका क्या है, इनका पे स्केल क्या है,
इनकी लास्ट रिक्रूटमेंट कब आई थी, इनका एग्जामिनेटिंग अथॉरिटी कौन है, तो इसकी जानकारी भी आप साथ साथ में रखें। चलेंगे हम फोर्थ पे, एंड दैट इज यूजीसी नेट। अब जितने भी स्टूडेंट्स जुडिशरी करते हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं, उनको मैं हमेशा बोलती हूँ, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर एलएलएम यू मस्ट गो फॉर यूजीसी नेट, जरूर जाओ। एक बहुत अच्छा बैकअप है एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में। कॉलेजेस में, चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आपके ऑटोनोमस कॉलेजेस हो, विजिटिंग फैकल्टीज के तौर पे आप जा सकते हैं। यूजीसी नेट को क्रैक करने का छोटा सा तरीका है जिसमें एक GP1 करके पेपर आता है, उस पर फोकस कर लोगे तो यूजीसी नेट जुडिशरी वालों का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रही हूँ, दिस इज द ट्रिक जो मैंने अपनाई थी और हो गया था। 6% टोटल रिजल्ट रहता है इसमें, और मैं आपको आंकड़े भी बता देती हूँ कितने स्टूडेंट्स अपियर होते हैं हर साल। स्टेट जुडिशरी, कोई भी स्टेट जुडिशरी ले लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं कोई बड़ा स्टेट जुडिशरी, फॉर एग्जांपल यूपी ले लेते हैं, राजस्थान ले लेते हैं, MP ले लेते हैं, क्योंकि इनकी वैकेंसीज बहुत नंबर पे आती है और यहाँ पे अपियरिंग स्टूडेंट्स भी ज्यादा है, और हर जगह से हमें इन पर्टिकुलर स्टेट में कॉम्पीट करते हुए स्टूडेंट्स दिखते हैं। तो इन स्टेट्स में कम से कम 50 से लेके 70,000 एप्लीकेशन हर साल देखने को मिलती है। मैं स्टेट जुडिशरी की बात कर रही हूँ, नॉर्दर्न स्टेट जुडिशरी की। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूजीसी नेट, 20 से 25,000 एप्लीकेशंस ही आते हैं, एंड एग्जाम वाले दिन आधे बच्चे एब्सेंट होते हैं। तो आई रिमेंबर जिस साल मैं अपियर की थी, देयर वर ओनली 15 to 16,000 स्टूडेंट्स जो अपियर हुए थे। अब 15 to 16,000 स्टूडेंट्स का आप 6% रिजल्ट निकाल लो। फर्स्ट 2-3% स्टूडेंट्स JRF में जाते हैं। JRF मतलब, JRF का सिंपल मीनिंग है कि अगर आप यूजीसी नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है आगे PhD करने के लिए। अगर आपने JRF नहीं निकाला है, नॉर्मल यूजीसी नेट निकाला है, तो फिर अगर आपको आगे PhD करनी है तो अपने जेब से पैसा देना है। जितनी बार मर्जी है उतनी बार यूजीसी नेट आप क्वालिफाई करो। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए हाईएस्ट वो एग्जाम है जो आप कोई क्वालिफाई कर सकते हो। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यूजीसी का एग्जाम है ये, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसके ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए और कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो इससे आप एक तो विजिटिंग फैकल्टीज, ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं तो बेटा कोई भी लॉ डिपार्टमेंट को आपको एंट्री नहीं देगा, इवन इफ यू वांट टू टीच इन योर यूनिवर्सिटी। आजकल यूजीसी ने रूल्स निकाल दिए कि विजिटिंग फैकल्टीज भी आएंगे तो उनके पास यूजीसी नेट होना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, अलग से 2 महीने अगर आपने निकाल लिए तो आप GP1 को तैयार कर सकते हैं, यूजीसी नेट आपका इजीली निकल सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं जब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, दैट मींस एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट आपके सामने बात कर रहा है। मैं कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रही हूँ, रैंकर नहीं रही हूँ अपनी जिंदगी में, एक बहुत सामान्य एवरेज स्टूडेंट रही हूँ जो नियमित रेगुलर ठीक ठाक अपनी कॉलेज जाती थी और ठीक ठाक LLB में अच्छा कर लिया। BA में तो खैर थोड़ा मजे कर लिए कि पता था कि आगे LLB करना, और BA के मार्क्स हमें खास कुछ मैटर करते नहीं है, ठीक है। वो वाले स्टूडेंट की 10th में पढ़ लिया, 11th में मजे, 12th में पढ़ लिया, फिर BA में मजे और LLB में पढ़ लिया, वो वाले स्टूडेंट्स। सो बिलीव मी व्हेन आई से कि एनी एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक यूजीसी नेट और एनी एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक जुडिशरी। इट्स जस्ट अ मैटर कि आप सीरियस कब हो जाते हैं, दिमाग भगवान ने सबको इक्वली दिया है। तो ये बात हो गई हमारी यूजीसी नेट की। बेटा आगे चलेंगे हम, तो यूजीसी नेट से 2 चीजें हो रही है, एक आप विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जा सकते हैं, दूसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स। ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर बनते कैसे, पहले इस चीज को समझो। असिस्टेंट प्रोफेसर्स बनने के लिए पहले आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। देन योर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टाइम टू टाइम कंडक्ट्स एन एग्जाम, जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स कहते हो, या जैसे राजस्थान RPSC ने अभी हाल फिलहाल करवाया, उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें पूरा के पूरा हो सकता है आपका स्टेट GK दे दे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटी, फिर आपका पूरा के पूरा लॉ का सेगमेंट आएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो पोस्ट होती है वो बहुत कम आती है, 10 आती है, 15 आती है, 20 आती है। अब जाहिर सी बात है कि वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है तो वो 3 साल में भी कराते, 4 साल में भी कराते। ये हाल RPSC का मैं आपको बता रही हूँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो एक गेट ये ओपन है कि विजिटिंग फैकल्टीज, हम किसी भी एटलीस्ट अपने यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो भी वहां पे आपके लिए गेट्स खुले हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, एंड दैट इज योर CSCS। अब ये वो स्टूडेंट कर सकते हैं जो कि अपना कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट जिसने BCom LLB किया है, या जिसका 11th-12th में कभी तो कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है। आपने LLB के दौरान अपने काफी सारे क्लासमेट्स वो देखे होंगे जो CSCS कर रहे हैं। CSCS का अगर मैं आपको सिलेबस बताऊं तो उसमें आपका पूरा के पूरा बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है, SRA आता है। ठीक ठाक लेवल पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ प्रोविजंस पता होने जरूरी होते हैं। तो CSCS सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉमर्स के बैकग्राउंड से, क्योंकि CSCS प्लस LLB माइंड ब्लोइंग आजकल के जमाने में मैं बोलूं तो
पैकेज चल रहा है जो कि स्टूडेंट्स जनरली करते हैं। तो जो सीएस ऑलरेडी कर चुके हैं वो एलएलबी जरूर कर ले, क्योंकि जितना आपको अकाउंटेंसी आना चाहिए उतना ही साथ में आपको लॉ भी आना चाहिए। क्योंकि अगर टैक्स भी फाइल करना है, अगर आप सीएस के पास भी गए, उसको लॉ नहीं आता हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो भी कोशिश करते हैं कि हमको थोड़ा लॉ पता। तो दैट इज अ गुड कॉम्बो। अगर आप में से कोई भी सीएस है, एलएलबी करना चाहता है तो इट इज गुड। यूपीएससी, बहुत सारे ऐसे एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं जो कि यूपीएससी करते हैं। यूपीएससी अगर लॉ ग्रेजुएट करता है तो उसके लिए आसान ये हो जाता है कि यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है, दैट इज योर लॉ। और अब यूपीएससी में मैंडेटरी रूप से, नॉट जस्ट यूपीएससी बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में से भी बहुत सारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जाम में कुछ लॉ के सब्जेक्ट्स ऐड ऑन कर दिए। दैट मीन्स सीएस और यूपीएससी की बात करूं तो आपको अपने लॉ के सब्जेक्ट्स वहां दिखेंगे, ऐसा नहीं पूरा कुछ नया ही खाली दिखेगा। तो दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट जनरली ये ध्यान रखना कि जब आप यूपीएससी के लिए जाएंगे तो आपसे बहुत सारे जूनियर्स आपके साथ होंगे, बिकॉज लॉ ग्रेजुएट अगर यूपीएससी के लिए जाएगा तो या तो वो 5 साल का अपना एलएलबी करके आएगा या 3+3 एलएलबी करके आएगा, दैट मीन्स 3 years एलएलबी करके आएगा। एंड यूपीएससी के लिए यू जस्ट नीड्स बैचलर डिग्री, वो बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट फ्यूचर में ये डिसाइड करे कि मुझे जुडिशरी नहीं करके मुझे यूपीएससी में जाना है, तो आपको वहां पर भी अपने सब्जेक्ट्स दिखेंगे। और कहीं ना कहीं बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या मैं जुडिशियल सर्विसेज की बात करूं, और सेम ही रहता है। बनेंगे आप अधिकारी, मेहनत उतनी की उतनी लगेगी, रादर मैं कहूं तो यूपीएससी में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स देखते हैं वो है कंटेंट राइटिंग, द प्लेस फ्रॉम वेयर आई बिगैन माई फ्यूचर, सॉरी आई बिगैन माई प्रोफेशनल लाइफ, जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, दैट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बहुत तरीके की हो सकती है कि आप एग्जैक्टली कंटेंट लिख किसके लिए रहे हैं। क्या आप कोई ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं, जैसे आपको लॉ लीडर दिखता है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां पर आपको कंटेंट राइटिंग दिखेगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लिख दिया, वेर यू आर पेड ऑल्सो। ये फ्रीलांसिंग जैसा वर्क हो सकता है। कंटेंट राइटिंग के नीचे आप लिख सकते हो दिस इज अ सोर्स ऑफ फ्रीलांसिंग। अच्छा, फ्रीलांसिंग के बारे में लास्ट में हम कुछ सोशल मीडिया की भी बात करेंगे जिसपे आप अभी से एक्टिव रह के एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हो। और मैं पीडब्ल्यू पे कैसे आई, मैं आपको इसका भी एक सीक्रेट या मैं कहूँ तो पॉइंट जरूर शेयर करूंगी कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड दैट रियली हेल्प्स एंड इट इज हेल्पिंग स्टूडेंट। तो कंटेंट राइटिंग में बेटा या तो आप जुडिशरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट लिख सकते हैं, आप जुडिशरी के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं, आप व्लॉग्स के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, आप लैंडमार्क जजमेंट्स का कंपाइलेशन लिख सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्प आउट होगा। इसको आप आउटसोर्स कर सकते हैं, दैट इज आप पे कर सकते हैं किसी को। अगर आपका अच्छा कंटेंट है, यू वांट टू सेल इट टू पीडब्ल्यू, सेल इट, अच्छी डील बन जाती है तो व्हाई नॉट, लैक्स में जाएगा आपका कंटेंट। बट रिमेंबर वन थिंग, कंटेंट हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, लोग एआई से कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। योर कंटेंट हैज टू बी वेरी यूनिक, समथिंग जो देख के छप जार लगे कि ऐसा कंटेंट अभी तक किसी ने प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि कंटेंट राइटिंग आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा होने लगी है। कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे बड़ी स्किल कोई आपको आनी चाहिए तो वो पेपर और पेन पर लिखना नहीं, आपको लैपटॉप अच्छा से ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए, आपको ठीक ठाक अच्छी डिजाइनिंग आनी चाहिए। पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, सिर्फ टाइपिंग नहीं, डिजाइनिंग भी होती है उसमें आगे। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट से बहुत अच्छी डिजाइन बना सकते हो जो शायद एआई भी ना दे। और वो वही बना पाएगा जिसको एक्चुअली लॉ का नॉलेज है। जैसे आप मेरे नोट्स देखते हो तो इट इज कंप्लीटली पावर पॉइंट पे डिजाइन किया हुआ है। तो कंटेंट राइटिंग के साथ साथ डिजाइनिंग इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि नोटबुक में बनाया हुआ कंटेंट राइटिंग कोई भी नहीं देखने वाला है। आप पीडीएफ फॉर्म में, या फिर हम कहते हैं जो गूगल शीट्स वगैरह में है, या फिर गूगल डॉक्स वगैरह में, उसी के थ्रू शेयर करेंगे। कंटेंट राइटिंग जब भी आप करते हैं आपका उसके ऊपर कॉपीराइट आता है, दैट मीन्स आप कॉपीराइट ले सकते हैं उसके ऊपर अपना, जब भी अपना कंटेंट तैयार कर रहे हैं। और इस चीज के लिए कि मुझे इसको सेल करना है, मेक श्योर कि आप एक कोई लोगो या अपना कुछ उसके ऊपर नाम जरूर रखें, सो दैट उसको आप आगे कॉपी होने से बचा पाए। नहीं तो कॉपी बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम कॉपी पेस्ट भी रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी, यू हैव सीन सर्टेन वेबसाइट बेटा जहां पर आप कॉपी कर सकते हो, बट कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको फोटो भी डाउनलोड नहीं करने देती, कंटेंट कॉपी ही नहीं हो पाता है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बट वहां से कंटेंट कॉपी ही नहीं होता है, तो दे हैव रेस्ट्रिक्टेड। तो इट इज वेरी नेसेसरी, ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर कंटेंट राइटिंग, कॉपीराइट के बारे में जरूर अच्छा नॉलेज ले सकते हो और उसको अच्छे से आगे जाके रजिस्टर करा सकते हो। क्योंकि मेहनत ऐसी करो कि आगे वो हमेशा आपको अच्छे रिजल्ट्स दे। और अगर किसी की मदद करनी है तो ऐसा प्रोफेशन है हमारा कि देखो बेटा, फ्री में तो एडवाइस लेने बहुत आते हैं और हम लोग उसे 100 रुपए भी नहीं मांग पाते। बट रिमेंबर दिस थिंग कि इसमें आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, इसमें आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है,
तो लिहाज खाने वाली जगह लिहाज जरूर खाना चाहिए, लेकिन हाँ, जहां पर आपका आमदनी का सोर्स है तो आमदनी आपको कमानी पड़ेगी। ठीक है, एक दो बार मदद कर दिया ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं खोलना है। ओके, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सेक्टर। ये कॉर्पोरेट सेक्टर मैं कहूं तो कॉलेजेस में सबसे ज्यादा इसको तवज्जो दिया जाता है, और इस आड़ में स्टूडेंट्स जुडिशरी से वंचित रह जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि जुडिशरी नाम की भी कोई चीज है। कॉर्पोरेट सेक्टर सबसे ज्यादा कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट के रूप में दिखेगा। फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में ही टीचर्स आपके सामने ये एक कहते हैं कि डर पैदा कर देंगे दैट इफ यू डोंट हैव गुड मार्क्स, अगर आपकी अटेंडेंस फुल नहीं है तो आपको प्लेसमेंट्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर आपको प्लेसमेंट्स के लिए फॉर्म फिल करना पड़ता है, और जितने भी आपके मार्क्स होते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया होता है, आपका इंटरव्यू आता है और आपको आपकी कंपनीज लेके जाती है, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट उसके साथ में एक आपको रियलिटी भी बताना चाहूंगी। देयर आर वेरी माइंड ब्लोइंग इंडिया की टॉप कॉर्पोरेट कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जिसमें आप इंटर्नशिप का भी सोचते हो, काश मुझे 2 महीने इसमें इंटर्नशिप भी मिल जाए, है ना। अगर कभी पर्सनली बात हुई तो मैं उनका नाम आपको जरूर लेके बताऊंगी, बट इस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके बताऊंगी। लेकिन जब स्टूडेंट्स उसमें प्लेस हो जाते हैं, 6 महीने बाद छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर का जो ड्रॉबैक है उनका वर्किंग एटमॉस्फेयर। आप देख रहे हो आजकल जो आपको सब जगह सोशल मीडिया वगैरह पे दिख रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का बर्डन एक पर्सन के माइंड पे कैसा होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर जितना ज्वाइन करने में इजी है, डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी कि उनका वर्क एटमॉस्फेयर कैसा है। पीडब्ल्यू का बोलूं तो माइंड ब्लोइंग है, इसीलिए मुझे 2 साल हो गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, कॉर्पोरेट सेक्टर में सबसे ज्यादा कुछ अनसर्टिनिटी है तो वो है जॉब अनसर्टिनिटी। आपको कभी ये नहीं पता कि कब निकाल दिए जाओगे, कब ले ऑफ हो जाएगा। एआई आ चुका है, उनको खुद नहीं पता कि कितने स्टाफ की हमें आज से 5 साल बाद जरूरत होगी या 2 साल बाद जरूरत होगी। उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी कंपनी कब बिक जाएगी या कब किसको बेच देंगे, किसी और कंपनी के हाथ में आ जाएगा, और किसी और कंपनी के हाथ में आती बेटा फिर सारे कॉन्ट्रैक्ट धरे के धरे रह जाते हैं। तो कॉर्पोरेट सेक्टर इज ऑल्सो गुड, बट डिपेंड करता है कि उनका वर्क एटमॉस्फेयर कैसा है। देर आर मेनी who keeps on changing their corporate sectors. 1-1.5 साल यहाँ काम किया, फिर 1-1.5 साल उन्होंने कहीं और काम कर लिया। So that is also fine. So remember this thing that whenever you are going for a corporate sectors, अगर कहीं जॉब ज्वाइन कर भी लिया, keep looking for new opportunities, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में अनसर्टेनिटी है और आपको अपनी अनसर्टेनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जॉब अनसर्टेनिटी तो बैकअप्स अपने तैयार रखो। कीप लुकिंग फॉर गुड कनेक्शंस और न्यू कंपनी सर्च करते रहो, अपॉर्चुनिटी सर्च करते रहो। जितना अच्छा बैकअप होगा आप जिंदगी में डरोगे नहीं, और जो मैंने हमेशा से बोला किसी से खौफ नहीं होगा आपको। निकाल दिया तो निकाल दिया, अपॉर्चुनिटीज खूब होनी चाहिए आपके पास। सो कॉर्पोरेट सेक्टर में इवन इफ घुस चुके हो या फिर आपको पता है कि आपके कॉलेजेस, अगर आप में से कोई भी एनएलयू वगैरह से बिलोंग करते हो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी, लेकिन अनसर्टेनिटी होने की वजह से हो सकता है कि आप 2 साल पहले जहां लड्डू बांट रहे थे सबको कि बड़ी कंपनी में जॉब लग चुकी है, हो सकता है कि 2 साल बाद वही कंपनी आपको खून के आंसू भी रुला दे। इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने से पहले या जैसे ही एंटर करते हो प्लीज अपने बैकअप जरूर तैयार रखें। एंड इट इज गुड अगर कहीं अच्छा पैकेज मिल रहा है, कुछ और अच्छी ग्रोथ हो रही है, यू गेट टू सी और लर्न समथिंग न्यू, देन यू मस्ट चेंज। ओके, तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी अच्छा है, ये प्लेसमेंट्स के थ्रू भी मिल सकता है आपको, और कोई ऐसी कॉलेज है बेटा जो प्लेसमेंट्स नहीं देती है, देन इन दैट केस व्हाट, फिर आपको खुद अपने कोई ऐसे दोस्त वगैरह इनसे कनेक्शन रखने चाहिए जो कि आपको वहां रेफर कर सके। और मान लो फिर भी ऐसा जैसा किसी का दोस्त नहीं है कोई व्यक्ति जो थोड़ा अलूफ रहता है, देन उसके मामले में देयर इज समथिंग कॉल्ड लिंक्डइन। किसी ने सुना है? किसी ने सुना है इसके बारे में, लिंक्डइन? रेज योर हैंड्स ऑल दोज हु हैव हर्ड अबाउट दिस, और किसी का अकाउंट है उसमें भी। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी जो भी अभी, वेरी गुड, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है मुझसे कनेक्टेड भी है वहां पे, उन सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगी बेटा वहां थोड़े एक्टिव रहो। फेसबुक, इंस्टा ये तो है ही, बट जस्ट कम ऑन दैट प्लेटफॉर्म। थोड़ा समझना हफ्ते 10 दिन के लिए हो सकता है मुश्किल होगा, बट देन स्लोली एंड स्टेडीली यू विल रियलाइज वाओ कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ वैकेंसी वहां वैकेंसी। बट हाँ, वही है कि वही कॉर्पोरेट सेक्टर है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, ऑन लोकेशन भी हो सकता है कि वो आपको हायर करे। और हमारी कंपनीज में भी जितना भी बेटा वैकेंसीज होता है या हायरिंग होती है वो वहां के माध्यम से होती है। पीपल कीप टैगिंग देयर, वहां पे जितने भी 70 अदर 75 अदर्स होते हैं वो जॉब के लिए एक दूसरे को टैग करते हैं, और मैं इस प्लेटफॉर्म पे उसी की वजह से आई मेड कनेक्शंस। प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे रहते रहते आई वाज वेरी एक्टिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म फ्रॉम अ लॉन्ग, एंड मैंने अच्छे कनेक्शंस बनाए।
और लोगों से बातचीत की, और बातचीत करने पर फिर हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में जब डील किया तो लगा कि हाँ इस चीज के बारे में चीजें संभव है, और ज्यादा इन चीजों के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, एंड देन वी केम अप विद जुडिशरी वाला। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, इट इज गुड। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 6-6 महीने की वहां इंटर्नशिप्स भी कर लेते। फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छा है। नाउ व्हाट इज फ्रीलांसिंग? अगर मैं एक लेमैन पर्सन की लैंग्वेज में बात करूं, फ्रीलांसिंग मतलब छोटे छोटे आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर लिया, छोटे छोटे ना, एक एक दो दो दिन का काम कर लिया। किसी को कुछ 500 क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, 500 क्वेश्चंस का यू पीपल डिसाइडेड अ पर्टिकुलर अमाउंट, 500 क्वेश्चंस आपने बना के दिया, आपका अमाउंट आ गया। तो फ्रीलांसिंग के लिए घर बैठे बैठे बहुत अच्छा काम है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी। लिंक्डइन प्लीज इंश्योर। अच्छा लिंक्डइन, मैम म्यूट हो गए आप। बेटा होस्ट मुझे म्यूट कर रहा है। आई टोल्ड हिम टू म्यूट स्टूडेंट्स, मुझे होस्ट म्यूट कर रहा है। एनीवेज, हमारी टीम है। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग बेटा, मैम सीवी मैम आपकी बहुत, वीडियो अच्छी नहीं दिख रही। मैम हाँ पूरी वीडियो नहीं दिख रही आपकी। वीडियो नहीं दिख रही Ma'am, पूरी आपकी। clear now. It's clear now. मैम म्यूट कौन है मारी योरसेल्फ। आप? ओ आई कैन आल्सो म्यूट यू पीपल, क्या बात है। चलो गुड, एंड आई कैन अनम्यूट मैम यू आपकी आल्सो। वीडियो कौन है मारी है आप? क्या हुआ उदित, क्या हुआ? मैम आप आधे दिख रहे हो, आधे पूरे नहीं आ रहे वीडियो में। मुझे तो मैं पूरी दिख रही हूँ, सबको पूरी मैम दिख नहीं रही आप। है। Yes, ma'am. पूरे दिख रहे हो हमें। मैम उदित, पूरे Yes, देख रहे हो, ma'am. पूरे देख रहे हो, पूरे देख यस रहे हो। मैम, पूरे दिख रहे हो, पूरे दिख रहे हो। ठीक है मैम. It's पीडब्ल्यू all ऐप की okay. तरह, पीडब्ल्यू ऐप की तरह तुम्हारे मैम फोन में दिख रही प्रॉब्लम हैं, है। आप दिख रही हैं। मेरी तरफ से दिक्कत हो गई मैम, शायद कोई किसी आधे। किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, चलो बेटा म्यूट मैम एवरीबॉडी। दिख रही हैं, आप दिख रही हैं, दिख रही हैं। मैं दिख रही हूँ, म्यूट एवरीबॉडी। तो प्लीज बेटा एक तो अपना सीवी बहुत अच्छा बना लो, जहां पर भी जाओगे सीवी बहुत अच्छे से आपको दिखाना पड़ेगा। सीवी के स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको लिंक्डइन वगैरह पे दिख जाएंगे, प्लीज गूगल कर लो। वो वर्ड का गंदा सा फॉर्मेट मत लो प्लीज। कैनवा पे बहुत अच्छे अच्छे लिख लो, व्हाट इज कैनवा, जाके सर्च करना कैनवा क्या है। आई यूज पर्सनली कैनवा अ लॉट। कॉलेज के पीपीटीज वगैरह कैनवा में बहुत काम आते हैं, रेडीमेड वहां पे सीवी मिलते हैं। और प्लीज ये भी देखो, ये भी देखो कि आपको सीवी में क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। अपना मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, एज, ये सब नको, नो। जस्ट ऐड अपना कहाँ से आपने कौन सा मेडल वगैरह हासिल किया है, पूरा ऐसा नहीं। जस्ट बेसिक योर डिटेल्स, योर एक्सपीरियंसेस। हॉबीज में ईटिंग, फुटबॉल, नोबडी वांट्स टू नो ईटिंग है, फुटबॉल है, वो वॉचिंग मूवीज है, साइकिलिंग है, ये सब सीवी में नहीं आता। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रोफेशनल सीवी, उसके साथ बहुत अच्छी सी अच्छी फोटो, एचडी क्वालिटी की उसमें फोटो अटैच करके रखो। सीवी हर जगह काम आएगा। जैसे ही कुछ और नया आप करते हो अपनी लाइफ में, कोई और डिग्री आती है, अपडेट करते रहो अपने सीवी को। नहीं आता है किसी से पूछ लो, पर अच्छा सीवी बना के रखो, ये लाइफ टाइम काम आएगा, वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट में उसको बना के रखो, पिक्चर फॉर्मेट में भी बना के रखो। क्या पता कोई पीडीएफ नहीं मांग के आपसे जेपीजी मांग ले। तो अपना सीवी अच्छे से तैयार करेंगे, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर्स, लिंक्डइन, कहीं पर भी। लीगल रिसर्चर्स, आपने कई बार देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी आप देखते हैं 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर जजेस को लीगल रिसर्चर्स चाहिए होते हैं, है ना, या मैं कहूँ तो उनके लीगल एडवाइजर्स भी चाहिए होते हैं। तो ये लीगल रिसर्चर्स आप जजेस के लिए बन सकते हैं, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बन सकते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बन सकते हैं। वे यू हैव टू फाइंड द केसेस फाइंड आउट करना, जहां पर इंटरनेशनल लॉ की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारा काम मैं आपको कहूँ तो कंप्लीटली मनु पात्रा से रिलेटेड है, इंडिया कानून से रिलेटेड है। आप कितने अच्छे केसेस पढ़ सकते हो, उनको कितना ज्यादा क्रिस्प और शॉर्ट कर सकते हो। तो लीगल रिसर्चर्स की भी जरूरत एडवोकेट्स को भी पड़ती है, लॉ फर्म्स को भी पड़ती है। लॉ फर्म्स वही जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जहाँ पे प्लेस होते हो, तो वहां पर भी अलग अलग पोस्ट होती है बेटा कॉर्पोरेट सेक्टर में। कुछ कॉन्ट्रैक्ट एनालिस्ट होते हैं, कुछ लीगल रिसर्चर्स होते हैं, कुछ एक्चुअली वहां बैठ के ड्राफ्टिंग करते हैं, कुछ बैठ के उनको एडवाइस करते हैं। तो लीगल रिसर्चर इज ऑल्सो गुड, पूरा कंप्यूटर बेस्ड काम होता है ये। देन इज कॉन्ट्रैक्ट एनालिस्ट, ये भी मैं कहूँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जनरली होता है। यू हैव टू एनालाइज देयर कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर पीडब्ल्यू की बात करें बेटा, पीडब्ल्यू टीम हैज अ पूरा कंप्लीट लॉ डिपार्टमेंट। एचआर में लॉ डिपार्टमेंट अलग है उनका, हमारा तो चलो एकेडमिक लॉ डिपार्टमेंट है, जुडिशरी वाला।
उनका खुद का पूरा एक लॉ डिपार्टमेंट है जो सिर्फ ये देखता है कि फैकल्टी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, क्योंकि हर फैकल्टी का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, सबके टर्म्स कंडीशंस अलग अलग हैं। डिपेंड्स, वो फुल टाइम है, कंसल्टेंट बेसिस है, आर बेसिस है, सबका अलग अलग होता है। तो वहां पर बैठ के वो पर्टिकुलर लीगल एडवाइजर ये देखते हैं कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट हमको रखना है, या किस टाइप की कंडीशंस और होनी चाहिए, क्या ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए हमारा, कितना कॉम्पनसेशन इम्पोज करना है, और वो एचआर टीम के साथ रहते हैं। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट एनालिस्ट। या मान लो पीडब्ल्यू का खुद का किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर हो रहा है, तो वहां पर सजेस्ट करने के लिए कौन रहेंगे, आप लॉयर्स ही रहने वाले हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एनालिस्ट, या हम कह सकते हैं डील एनालिस्ट, ये भी आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं। देन इज ड्राफ्टिंग। बेटा नोटरी वगैरह करवाने के लिए आप लोग काफी स्टूडेंट्स गए होंगे, गए ना कोर्ट, कभी कभी आपने देखा है, आप कंप्यूटर लेके ये लोग बैठे रहते हैं। कंप्यूटर लेके नहीं, आप अपने घर पे भी बैठ के ये सारी चीजें कर सकते हो, अपना खुद का ऑफिस बना सकते हो जहां पे आप ड्राफ्टिंग का काम करें। ड्राफ्टिंग में क्या क्या हो सकता है, आप सेल डीड ड्राफ्ट कर सकते हैं, मॉर्टगेज, गिफ्ट, आप लाइसेंस, एफिडेविट्स। ड्राफ्टिंग में बहुत सारा काम है। ड्राफ्टिंग में दो चीजें होती है, क्या आप टाइपिंग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं या फिर आप कंटेंट ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं कंटेंट ड्राफ्टिंग कर लूं पर सर मेरे को टाइपिंग नहीं आती, तो मेरे को एक टाइपराइटर हायर करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे जेब से अलग पैसा जाएगा। तो जिनको ड्राफ्टिंग में जाना है कि मैं किसी फॉर्म के लिए ड्राफ्टिंग करूंगा या फिर अपना ही कोर्ट में एक ड्राफ्टिंग लॉयर बनना चाहता हूँ, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड इज इनटू ड्राफ्टिंग, तो उसका रजिस्ट्रार वगैरह से प्रॉपर अच्छा है, तो ड्राफ्ट किया, पार्टीज के साइन करा, रजिस्टर के पास जाके रजिस्टर करा दिया, स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया। सो ड्राफ्टिंग की नॉलेज तब आएगी आपको जब आप ऐसे ड्राफ्टिंग लॉयर्स के पास जाके कुछ दिन बैठे। ड्राफ्टिंग के लिए वेरी नेसेसरी टाइपिंग अच्छी आनी चाहिए। यस, आप टाइप राइटर को क्यों अलग से पैसा देना चाहते हो। और अब तो टाइपिंग के और साधन आ चुके हैं, दैट मीन्स आप ऑनलाइन सारी चीजें कर सकते हैं। वंस यू हैव फ्रेम पर्टिकुलर ड्राफ्ट, तो वो ड्राफ्ट जनरली सब जगह काम आ जाता है। कुछ डेट्स या कुछ पर्टिकुलर पार्टीज के नाम वगैरह चेंज करके ड्राफ्टिंग का बहुत अच्छा काम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप लीव एंड लाइसेंस बनाते हैं, 11 महीने का कहीं पर भी किरायानामा बनाते हैं, उससे 1000 रुपए क्यों लेता है, स्टैम्प पेपर तो 500 का ही हुआ, 1000 रुपए क्यों लेते वकील साहब, 500 रुपए खुद की मेहनत है उनकी। और आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर जो लीव एंड लाइसेंस है वो तो पहले से बना हुआ ही था, 4 पन्ने उसने आपको पकड़ा दिए, उसके कंप्यूटर में ऑलरेडी तैयार था, उसने सिर्फ आपके नाम सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो ड्राफ्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ अ ग्रेट, मैं कहूँ तो एक अच्छा है ऑप्शन आपके पास, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, डॉक्यूमेंट फ्रेम करने का नॉलेज है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है। तो इस सेशन के बाद आपको इतना तो कंक्लूड हो जाएगा कि एटलीस्ट आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए। आई थिंक जैसे राजस्थान में आरएससीटी चलता है ना, आरएससीआईटी चलता है, ऐसा कुछ एग्जाम होता है, वो सीख लो। अगर किसी को बिल्कुल भी कभी कंप्यूटर हाथ नहीं लगाया, लैपटॉप हाथ नहीं लगाया, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये थोड़ी थोड़ी चीजों का स्किल्स अभी से गेन करना शुरू कर दो। देन इज लीगल पब्लिशिंग एंड जर्नलिस्ट, पत्रकार वगैरह होते हैं ना, इनको भी लॉयर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई न्यूज चैनल है या न्यूज की वेबसाइट है, तो उस पर आपके लॉयर्स को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, व्हाट दे आर सेइंग, हाउ दे आर फ्रेमिंग द सेंटेंस। ऐसा नहीं कि कोई गलत खबर छप जाए या किसी के अगेंस्ट कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट हो जाए, तो टाइटल वगैरह पूरा फिल्टर करना, सारा अच्छे से चीजों को देखना कि प्रॉपर न्यूज छपी है या नहीं छपी है, कोई गलत न्यूज तो नहीं दे रहे हम, मैनिपुलेट तो नहीं हो रही है पब्लिक। ये सारा काम लीगल पब्लिशिंग एंड जर्नलिस्ट का है। तो ऑल दोज जिन्होंने जर्नलिज्म में जा चुके हैं, जर्नलिज्म में मास्टर्स भी होती है, एमए भी होती है जर्नलिज्म में, प्लस एलएलबी, ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जिनको कभी जर्नलिज्म का शौक रहा है तो। एंड लास्ट इज एडुकेटर्स एंड मेंटर्स। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एक टीचिंग लाइन मैंने बोला यूजीसी नेट के थ्रू आप लेक्चरर्स में या असिस्टेंट प्रोफेसर्स में जा सकते हैं। एंड लास्ट, जो अब हम एडुकेटर्स और मेंटर्स की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे अपने टीचर्स देखे जो अपने यूट्यूब चैनल्स खोलते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, बच्चों को मेंटरशिप दे रहे हैं, मेंटरशिप फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये भी एक अच्छा है, ये सेल्फ भी हो सकता है, आप कोई कोचिंग संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, या 2-4 खुद ही लोग, अगर आपको पढ़ाने का शौक है, या वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी बीएड कर रखी है, एलएलबी में आ रखे हैं, तो आपके लिए तो एडुकेटर्स बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ अगर आप सेल्फ स्टार्ट करें तो कुछ चीजें और आपको आनी जरूरी है, दैट इज मार्केटिंग। अगर समय मिल जाए तो कभी एमबीए जरूर कर लो, और बिना एमबीए भी अगर आपको ठीक ठाक लेवल की मार्केटिंग आती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स कैसे आपको पब्लिक के सामने रखना है, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कैसे होगी, कितना मार्केट है आपके सामने, कितना एफर्ट्स आप लगा रहे हो, कितना लागत है, इन सब की नॉलेज आपको इस मार्केट में घुसने से पहले, अपना सेल्फ शुरू करने से पहले थोड़ी होनी चाहिए। और जो अपना सेल्फ नहीं शुरू करते तो बेटा वो किसी भी कोचिंग संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, वो ऑनलाइन हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है।
इट इज जस्ट लाइक कोचिंग ट्यूटर्स। बस ये एडुकेटर और मेंटर हमारे नाम इसलिए रखे जाते हैं बिकॉज ये आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये भी एक अच्छा फील्ड है। और इसमें अगर आप अभी कॉलेज से ही डिसाइड कर रहे हो तो आप अपने अच्छे यूट्यूब चैनल्स बना सकते हो। यूट्यूब चैनल को कैसे ऑपरेट करना है, उसके टाइटल्स कैसे होने चाहिए, उसके थंबनेल्स कैसे होने चाहिए, ये सारा के सारा बेटा आपको यूट्यूब पे अच्छे से देखने को मिलेगा। यूट्यूब पे नॉलेज का भंडार पड़ा है। आपको अपना पूरा वीडियो कैसे बनाना है से लेके पब्लिश कैसे करना है से लेके व्यूअरशिप कैसे इंक्रीज करनी है, सब कुछ यूट्यूब पे बहुत अच्छे से पता है। बस ये ध्यान रखना। हो सकता है आज आपने कुछ शुरू किया है, आई थिंक दीज आर द ऑप्शंस और करियर ऑप्शंस जो हम आप डिस्कस करना चाहते थे, ये लास्ट करियर ऑप्शन है। अब कुछ मैं आपको बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी डिस्कस जरूर कर लूंगी। जैसे कि हमने ये बोला कि इन सारी फील्ड्स में जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी ही होनी। अनीशा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उसमें से मैंने सबसे पहले आपको बोला कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जरूर रखो, अच्छी टाइपिंग वगैरह आना चाहिए, डिजाइनिंग आना चाहिए। और दूसरी, शर्वण प्लीज म्यूट योरसेल्फ। दूसरी सबसे बड़ी चीज है एक अच्छा सीवी बना के रखो अपने पास। तीसरा, अपने कनेक्शंस अच्छे रखो। ये सारे उन मामलों में काम आएंगे जहां पे हो सकता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब्स हमारी किस्मत में ना लिखा हो, या हम कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं 4 साल 5 साल, लेकिन उसके साथ कुछ बैकअप्स भी तो होना चाहिए। तो ये बैकअप्स रहेंगे। और जब आप अपने कॉलेज लाइफ में हो और अगर यूट्यूब वगैरह की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मैं कैसे करूं, क्यों करूं, ये होगा कि नहीं होगा। 6 महीने बाद इंटरेस्ट गिर जाएगा। हर चीज में अगर इंटरेस्ट गिरने लगा तो हो सकता है कि आपको आगे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बिकॉज एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम एंड पेशेंस। एकदम से एंटर करते अच्छा पैसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, कुछ किस्मत वाले हो सकते, बट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव टू वर्क हार्ड। अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की भी ओनर की बात करूं बेटा, अलग सर ने भी एक बहुत अच्छे रीजनेबल टाइम 4-5 साल तक मेहनत की, तब जाके कुछ बूम होता है और फिर आप एकदम से बहुत अच्छा करने लगते हो अपनी लाइफ में। तो इट टेक्स टाइम। हम लोग की ये प्रवृत्ति है कि हम एंड में जाके सिर्फ एक चेहरा देखते हैं, बट उस चेहरे के पीछे कांस्टेंट मेहनत है। और आज की जनरेशन का ये है कि हमें इमीडिएटली चीजें चाहिए। इमीडिएटली चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन जल्दीबाजी में ऐसा ना हो कि आप एक ऐसा करियर चूज कर लो जिसमें आपको बाद में डिसइंटरेस्ट आने लगे या जिसमें ज्यादा स्कोप ना हो। तो प्लीज चूज योर वर्किंग कम्युनिटी, प्रोफेशनल कम्युनिटी एंड योर प्रोफेशन वेरी वाइजली। आराम से दिमाग लगा के चूज करो। और उसके साथ एक ये भी फैक्टर एक्सेप्ट करो कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ इज कंप्लीटली अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। हो सकता है आज जो काम कर रहे हो 2 साल बाद आपको चेंज करना पड़ सकता है। आप रहोगे लॉ में, लेकिन आप कोई और तरीके का काम करना चाहते हो। मैंने अपने से बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा है और अपने क्लासमेट्स को भी देख रही हूँ, और जिन भी लोगों के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, वो अपने पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, फील्ड वही है, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो लाइफ में आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उसमें थोड़ी जॉब सिक्योरिटी है। और उसके अलावा भी हमने जितने भी बात की, जैसे मैंने ड्राफ्टिंग की बात की, बहुत अच्छा पैसा है। कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा पैकेज होता है। आपको रियलाइज होगा बैंक जुडिशरी से ज्यादा तो इधर मिल रहा है, लेकिन घर वाले उसके बावजूद आप कितनी भी बड़ी कंपनी में जाओगे जरूर बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। उसके पीछे मेजर रीजन क्या है? मेजर रीजन बस इतना है कि उनके वहां जॉब सिक्योरिटी है। दे गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू ईच एंड एवरीबॉडी। एक प्रॉपर वहां डेकोरम है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, डिपार्टमेंटल फ्रेमवर्क है जिसके एम्बिट में रह के आपको काम करना है, और वहां पर बिना कोई कारणवश आप पर कोई उंगली उठा नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और कौन कौन स्टूडेंट है जो अपना एक्चुअली डाउट पूछना चाहता है, और कुछ जो चाहते हैं टाइप करना, वो टाइप कर सकते हैं। और जिनको सेशन अच्छा लगा है, आई होप कि कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्प कर पाएगी। और कुछ जितनी भी स्किल्स मैंने बताई, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई, और जो मुझे वाकई लगता है कि आप घर बैठ के सारी चीजें कर सकते हो। और इन चीजों के लिए कहीं खास जाने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि हर स्टूडेंट एक ही सिचुएशन में नहीं है कि वो हर चीजों के लिए पैसा खर्च कर सके, अफोर्ड कर सके। स्पेसिफिकली जब आप एलएलबी करके बाहर निकलते हैं तो हर स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ये चाहेंगे कि हम अपने घर वालों से पैसा ना लें। फ्रीलांसिंग है, लिंक्डइन है, आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं। फीमेल्स के लिए भी इसमें से ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस थे कि आप घर बैठ के भी ये चीजें कर सकते हो। एंड नेवर एवर थिंक कि अगर कोई जिम्मेदारी आ चुकी है, शादी हो चुकी है, तो आपको किसी भी तरीके से चीजें रोकेगी। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आज के जमाने में, हो सकता है आज से कुछ समय पहले इतनी जरूरत नहीं थी। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी फैमिली में मम्मियां थोड़ा ज्यादा सुन लेती हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट है हर चीज के लिए। लेकिन अब
इंडिपेंडेंट होना थोड़ा जरूरी है, बिकॉज लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल. इवन इफ यू हैव सीन, इवन इफ मैन इज अर्निंग, उसके बावजूद वो चाहता है कि उसकी लाइफ पार्टनर अर्निंग हो, ताकि घर में एक संतुलन बना रहे. और जब अर्निंग करोगे तो थोड़ी रिस्पेक्ट भी रहेगी, और रिस्पेक्ट तो खैर बिना अर्निंग के भी हम अपनी मम्मियों की बहुत ज्यादा करते हैं. बस ये है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी के दौरान आप किसी भी सूरत में घिरोगे नहीं, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पे बेटा लोग आजकल बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के मदद करने नहीं आएंगे. ठीक है, हाँ जी, बताइए हेलो किस मैम. तरह का डाउट है. वेट, मैं अनम्यूट करूंगी, हैंड्स रेज करो सभी स्टूडेंट, जिन जिन को कोई भी डाउट है, और जिनको बाकी लगता है कि दूसरे डाउट्स, दूसरे लोगों के भी डाउट सुन के हम कुछ अपना डाउट भी क्लियर कर लें, तो जरूर रुके. और जिनके पास समय का अभाव है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां आपको लगता है कि आपको समय इन्वेस्ट नहीं करना है, वो चीज आप उसी वक्त छोड़ सकते हो. तो किसी को लगता है कि मेरा आई एम डन, तो यू कैन प्लीज लीव, बराबर. और जिसको लगता है मुझे अभी